Assalamu alaikum students, how are you? I think you will be in good health. Now we are going to start English story of class 5. हम क्लास 5 के लिए इंग्लिश की स्टोरी शुरू करने के लिए जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट, द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज रॉबिन्सन क्रूज और इसको लिखा है डैनियल डेफो जी. डैनियल डेफो इसके राइटर हैं. स्टोरी का नाम है रॉबिन्सन क्रूज और आपकी बुक में इस स्टोरी का नाम है 3G. ठीक है जी. डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी रॉबिन्सन क्रूज के हवाले से है. जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया है, जहाँ तक मैंने इसको समझा है, जहाँ तक मुझे इसके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो ये एक एडवेंचरस स्टोरी है कि रॉबिन्सन क्रूज एक बहरी सफ़र पे जाता है. बहरी सफ़र के दौरान किन किन मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है. उसको तूफ़ान आके घेरता है, उसका जो बहरी जहाज़ होता है वो किस तरह क्रश हो जाता है, तूफ़ान की तंदों तेज़ लहरों के सुपुर्द हो जाता है. फिर वो एक साहिल पे, एक जजीरे पे कैसे आके वो ज़िंदगी गुजारता है और फिर कई साल वहाँ पर रहकर अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस को गेन करता है, लर्न करता है और एक ठीक ठाक ज़िंदगी गुजारता है. तो बड़ी पॉजिटिव स्टोरी है जी. बड़ी लर्निंग और बड़ी ह्यूमरस तो नहीं कहना चाहिए, लर्निंग कहना चाहिए और पॉजिटिव स्टोरी है जी. पढ़कर एक जज्बा क्रिएट होता है, सुनकर एक चीज़ अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है कि इंसान अगर कोशिश करता है और अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखता है तो वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब हो जाता है. स्ट्रगल, कोशिश, ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है. तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ है रॉबिन्सन क्रूज की ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि कैसे वो एक जजीरे पे जाकर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और जजीरे पर पहुंचने के लिए उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जहाँ तक एज फार एज आई लर्न द स्टोरी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी एडवेंचरस, खूबसूरत स्टोरी है और पढ़कर आपको मज़ा आएगा जी. तो चलते हैं स्टोरी की तरफ जी. द नेम ऑफ स्टोरी इज रॉबिन्सन क्रूज, स्टोरी नंबर 3 और क्लास है 5 जी. स्टूडेंट्स, कम टू द लेक्चर जी. तो इसका मैंने सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दिया जी कि रॉबिन्सन क्रूज का हम एडवेंचर रूट पढ़ने के लिए जा रहे हैं जी. तो सुने क्या कहते हैं जी. कोशिश मैं करूँगा कि इसका बा मुहावरा और बाय वर्ड जो इसके मीनिंग है मैं आपसे डिस्कस करता जाऊँ. जहाँ पर ग्रामर जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल है वो भी मैं आपको क्लियर करता जाऊँ. वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज इन गुड वेदर. वॉयज ये समुद्री सफ़र को बोलते हैं. स्टार्टेड ऑफ रवाना होने को बोलते हैं. इन गुड वेदर अच्छे मौसम में. हमने समुद्री सफ़र पर अच्छे मौसम में रवाना हुए या हमने अच्छे मौसम में अपना समुद्री सफ़र शुरू किया. ऑल्दो इट वाज वेरी हार्ड, अगरचे ये एक गर्म मौसम था. इट वाज वेरी हार्ड, ये गर्म मौसम था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने समुद्री सफ़र अच्छे मौसम में शुरू किया. आफ्टर अबाउट 12 डेज, तकरीबन आफ्टर अबाउट, यहाँ पर जो अबाउट लगेगा तकरीबन लगेगा. आफ्टर अबाउट 12 डेज, तकरीबन 12 दिन के बाद. हाउ एवर ए वायलेंट टोरंटो केम फ्राम द नॉर्थ. वायलेंट, आप वायलेंट का वैसे जो वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है डैमेज करने वाला, यूजिंग फिजिकल फोर्स टू काज हर्ट, कि एक ऐसी चीज़ जिससे आपको ज़ख्मी पाया जाए, एक फिजिकल फोर्स के ज़रिए वो वायलेंट होती है. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक ज़बरदस्त ट्रेंडो समुद्री तूफ़ान या हवा के तूफ़ान को भी बोलते हैं, कि नॉर्थ की तरफ से एक वायलेंट ट्रेंडो, इसको मैंने इसकी आपको मीनिंग्स तो बता दी है, लेकिन अब इसको हम वायलेंट ट्रेंडो ही पढ़ेंगे. एक ज़बरदस्त, एक नुकसानदेह, ज़ख्मी करने वाला, तबाह करने वाला ट्रेंडो शमाल की तरफ से नमूदार हुआ. केम फ्रॉम द नॉर्थ, तो नमूदार हुआ, केम आया. आप जो कुछ भी इसमें अपने लफ्ज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि शमाल की तरफ से तूफ़ान आया या नमूदार हुआ. द वेव्स रोज हाई, जो उसकी लहरें थी, समुंदर की लहरें, हकीकत बात है. वो राइज का मतलब होता रहा उठना, इसकी दूसरी फॉर्म लगी हुई द वेव्स रोज हाई, जो लहरें हैं वो बहुत ऊपर ऊंचाई में रेज हुई, उठी जी.
तो रोज राइज राइस, आई थिंक इसकी ये तीसरी फॉर्म है जी। द स्काईज वर ब्लैक, जो आसमान था वो ब्लैक था। एंड द विंड हाउल्ड थ्रू द सेज, और जो हवा है वो बड़ी तेज़ी के साथ, हाउल्ड स्टूडेंट्स बोलते हैं चीखो पुकार की जो आवाज़ आती है ना उसको हाउल्ड बोलते हैं। यहाँ पर विंड हाउल्ड को हम इस मानों में लेंगे कि जिस वक्त हवा तेज़ी के साथ चलती है तो हवा की जो चीख होती है। तो थ्रू द सेल्स, सेल्स हम कहते हैं बहरी जहाज़ को भी कह लें, बागबान को भी बोलते हैं, कश्ती को भी बोलते हैं, कि जो हवा है वो बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी ही तेज़ी के साथ या चीखती पुकारती हुई सेल्स के दरमियान में से गुजरी, वो बहरी जहाज़ में से गुजरी। आप इसको इन मानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, 2 मेंबर्स ऑफ द क्रू, क्रू स्टूडेंट्स इसका जो डायरेक्ट मतलब होता है जहाज़ के अमले को क्रू बोलते हैं। ये एक टेक्निकल वर्ड है, किसी और जगह पे यूज़ नहीं होता। जहाज़ का स्पेशली बहरी जहाज़ का जो अमला होता है, काम करने वाला होता है, उसको हम क्रू बोलेंगे जी, ठीक है। अमला यानी कि 2 मेंबर्स ऑफ द क्रू, क्रू के जो 2 मेंबर थे वर वाश्ड ओवरबोर्ड, वर वाश्ड वो धो रहे थे, साफ कर रहे थे, ओवरबोर्ड जो समुद्र का ऊपर वाला हिस्सा होता है। कहने का उसका मकसद ये है कि वो जो समुंदर में तूफान की वजह से जो उसके अंदर पानी आ चुका होगा, ठीक होगी बात, जो कश्ती का ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो वो उसको धो रहे थे जी, वाश कर रहे थे जी, जो उनका क्रू था। ओके, एंड आफ्टर ए डे और 2 यानी कि 1 या 2 दिन के बाद, बट द नेक्स्ट डे सॉरी द शिप बिगेन टू लीक, तो शिप ने लीक करना शुरू कर दिया। वहाँ पर कोई सुराख हो गया होगा, लीकेज, लीक करने का मतलब आप समझते हैं, लीकेज पैदा हो गई होगी। तो समुंदर इतनी तूफान था तो समुंदर में लीक होना शुरू होगी 1-2 दिन के बाद। मतलब क्या कि उसके अंदर सुराख पैदा हो गए थे और उनके अंदर पानी भरना शुरू हो गया था। ओके, वी चेंज आवर कोर्स, वी चेंज आवर कोर्स, कोर्स COURS, कोर्स रास्ते को बोलते हैं, ठीक है जी। एक तो कोर्स हम किताबों में पढ़ते हैं ना, तो कोर्स का मतलब रास्ता भी होता है। वी चेंज आवर कोर्स, हमने अपने रास्ते को तब्दील किया। एंड सेल्ड आउट ऑफ द ह्यूरिकेन, अच्छा सेल्ड कश्ती चलाने को सेल्ड आउट बोलते हैं, यानी कि सेल्ड कि हम कश्ती को चलाएं, आउट ऑफ द ह्यूरिकेन। ह्यूरिकेन भी स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ही ऊपर लिखा हुआ है, ए सेवर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, मतलब कि एक सख्त किस्म के तूफान से हम अपने को महफूज कर लें, उससे दूर चले जाएं। सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन के हम तूफान के, एक सख्त किस्म के तूफान से दूर चले जाएं, हमें अपना रास्ता तब्दील कर लेना चाहिए। ओके, बट द नेक्स्ट डे, अभी वो ये सोच ही रहे थे तो हुआ क्या, बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन ही ए सेकंड टेरिबल, वही बात आज का टेरिबल का मतलब खौफनाक, ऊपर लिखा हुआ था एक वर्ड था वायोलेंट, तो वायोलेंट भी खौफनाक, टेरिबल भी खौफनाक, ठीक है। स्टॉर्म अटैक्ड अस, दोबारा जो उसने तूफान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। बट द नेक्स्ट डे ए सेकंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस, लेकिन अगले दिन ही एक खौफनाक किस्म के तूफान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। ओके, वी कुड सी द शोर ऑफ द सम अननोन लैंड, वो कहते हैं कि वी कुड सी, हम देख सकते थे, द शोर, साहिल को, ऑफ सम अननोन लैंड, कुछ अजनबी, कुछ अननोन किस्म की ज़मीन होगी। ज़ाहिर बात है, आप कश्ती चला रहे थे तो वो जिधर भी जाएंगे तो सारी की सारी जो स्पेसिस होंगी, जगह होंगी, वो अननोन होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो हम कह रहे हैं जी कि हम किसी अजनबी अननोन लैंड का साहिल देख सकते थे। बट द सी वॉज वेरी रफ, लेकिन समुंदर वर वेरी रफ, वाज वेरी रफ, बहुत रफ था। हाँ जी स्टूडेंट्स के समुंदर रफ होने से क्या मुराद है, पढ़ेंगे हम इसको रफ ही, कि समुंदर बड़ा रफ था। इसका कंसेप्ट ये है कि चूंकि तूफान आया हुआ था, उसके अंदर लहरें ऊपर नीचे हो रही थी, कोई छोटी लहर थी, कोई उससे बड़ी थी, कोई उससे बड़ी थी, तो अजीबोगरीब किस्म की वहाँ पर लहरें तूफान की वजह से आई हुई थी। वो उस कंसेप्ट की वजह से वो रफ का वर्ड यूज़ कर रहा है कि भाई समुंदर भी बहुत रफ था। रफ मीन्स कि वहाँ पर तूफान आया हुआ था और ऊपर नीचे लहरें उसके ऊपर आ रही थी। ड्यू टू दिस रीज़न द ऑथर यूज द वर्ड रफ। ओके, द रेन ड्रेस्ड डाउन, पानी के कतरे भी नीचे गिर रहे थे, जाहिर बात है वो उधर जहाज़ में आ रहे थे। एंड वी,
हाँ जी, आते हैं जी नेक्स्ट पेज के जी स्टूडेंट्स। एंड वी वर अफ्रेड, और हम डर रहे थे या हमें डर था, टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड, के जो लैंड है उसके नज़दीक पहुंचने के लिए, कि हम वहाँ पर पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक होगी बात। टू अप्रोच पहुंचने के लिए, क्लोज टू द लैंड ज़मीन के नज़दीक, मतलब उसका ये है, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि हमें इस बात का डर था, हम डर रहे थे कि हम ज़मीन के नज़दीक पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, इस बात का डर था। Our only hope was a clamber into a small boat. Our only hope, हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, was क्या थी, to clamber into a small boat, कि हम एक स्मॉल बोट के ऊपर चढ़ सकें। यानी कि क्लैम्बर चढ़ने को, अपने हाथों से, अपने पाँव की मदद से किसी चीज़ के ऊपर चढ़ने को क्लैम्बर बोलते हैं। into a small boat, छोटी कर, and try to row to the shore. रो टू द शोर का मतलब होगा कि साहिल समुंदर की तरफ जाने को, और हम साहिल समुंदर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते थे। फोर ऑफ अस मैनेज्ड टू गेट द बोट, हम में से 4 लोगों ने मैनेज कर लिया। ये मैनेज की दूसरी फॉर्म है, मैनेज्ड, ठीक है। टू गेट द बोट, टू के साथ गेट की पहली फॉर्म लिखी है। 4 ऑफ मैनेज टू गेट द बोट into the sea। तो हम में से 4 लोगों ने जो बोट है वो समुंदर में हासिल करने की कोशिश की या मैनेज कर ली, ठीक है। एंड वी जंप्ड इनटू इट, और हमने इसके अंदर जंप लगाया, ठीक है। कहना वो ये चाहता है कि हम में से 4 लोगों ने एक बोट को, वो जो चाह रहे थे, वो हमने समुंदर में, ठीक है, दाखिल कर ली। बोट होगी, उसको समुंदर में गिरा दिया, उसको मैनेज कर लिया। जब वो समुंदर में चली गई, जहाज़ में कहीं पर होगी, जब समुंदर में चली गई तो फिर उन्होंने उसके अंदर जंप लगा दिया। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ओके। वी रोड विद ऑल अवर माइट, वी रोड ROWED होगा कि हम चले, वहाँ पर हमने कश्ती चलाई। विद ऑल अवर माइट, अपनी पूरी कोशिश के बाद, अपनी पूरी कोशिश के, अपनी पूरी स्किल के साथ, अपनी पूरी हिम्मत के साथ हमने उस कश्ती को चलाना शुरू किया। किसकी तरफ? साहिल की तरफ। बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स, लेकिन जो लहरें थी, वर लाइक माउंटेन्स, वो पहाड़ों की तरह थी, माउंटेन्स की तरह थी। वी स्ट्रगल्ड ऑन, हमने अपनी कोशिश जारी रखी। ये बड़ा ज़बरदस्त फिक्र है, वी स्ट्रगल ऑन। हम भी आप स्टूडेंट को बोलते हैं, भाई बेटा यू स्ट्रगल ऑन, आप अपनी कोशिश जारी रखो। वी स्ट्रगल्ड ऑन, ये लफ्ज़ सीख लें, आपके स्पोकन का ये वर्ड है, वी स्ट्रगल ऑन, यू स्ट्रगल ऑन, ठीक है, अपनी कोशिश जारी रखें। इसका यहाँ पर होगा वी स्ट्रगल ऑन, हमने अपनी कोशिश जारी रखी। बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार ये जैगनेटिक वेव्स, ठीक है, क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन? जैगनेटिक वेव्स। ये स्टूडेंट जो पहले वाला जी है ये जे की साउंड देगा, और नेक्स्ट वाला जी है वो जी की साउंड देगा। तो जैगेंटिक वेव्स, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। एक जैगेंटिक वेव्स का मतलब होगा कि आपकी बुक में भी इसका वर्ड लिखा हुआ है, बहुत बड़ी वेव्स, ठीक है। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ग्रेटर देन ऑल द अदर्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक और भी बड़ी टेक्निकल और ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैगेंटिक वेव्स के साथ कामा लगा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि आगे जो वाला वर्ड है वो पिछले वर्ड की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जैसे मैं आपका अपना नाम लिखता हूँ तारिक महमूद कामा प्रिंसिपल ऑफ लाहौर लाइसियम, ओके, यानी कि तारिक महमूद कामा द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर लाइसियम। तारिक महमूद का है प्रिंसिपल ऑफ लाहौर लाइसियम मंडी बहाउद्दीन है। मैंने तारिक महमूद डाल के कामा डाल के आगे अपनी एक्सप्लेनेशन कर दी। तो इसी जो वर्ड का जो उसका वर्ड है, उसका जो मीनिंग है वो आगे लिखा हुआ है, बुक में भी है। क्या होती है जैगनेटिक वेव? ग्रेटर देन ऑल द अदर्स, कि जो जितनी भी और लहरें हैं उससे बड़ी, उससे ग्रेटर। ये यहीं पर इसका मीनिंग्स लिखा हुआ है। हर्ड अवर लिटिल बोट इनटू द एयर, ठीक है, हमारी छोटी सी कश्ती को हवा में उछाल दिया। एंड इट सैंक बीनीथ अस, और उसने हमें नीचे गहराई में डुबो दिया। यहाँ तक इसका वर्ड है जी। आगे चलते हैं जी, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आए जी नेक्स्ट पैरे की तरफ। आई एम गुड स्विमर,
आई एम आ गुड स्विमर, मैं एक अच्छा स्विमर हूँ। आई एम ए गुड स्विमर, तो आर्टिकल लगा हुआ है ए, ठीक है जनाब। मैं एक अच्छा स्विमर था, तैराक था। एंड फॉर एन आवर एंड हाफ, तकरीबन 1.5 घंटा, एन आवर एंड ए हाफ, एक पूरा घंटा और एक आधा घंटा, एक तकरीबन 1.5 घंटा, 1.5 ईयर आई बैटल्ड इन दैट स्टॉर्मी सी, मैंने उस समुद्री तूफान के साथ जंग की। आई बैटल्ड, मैंने जंग की, मैंने लड़ा। पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, बैटल की दूसरी फॉर्म बैटल लगी हुई है। इन दैट स्टॉर्मी सी, समुद्री तूफान के साथ मैंने जंग की, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक मुहावरा यूज हुआ, मैंने उसके साथ जंग की। उस जंग करने का मकसद ये हुआ कि मैं वहाँ पर तैरता रहा, उसके खिलाफ लड़ता रहा, चलता रहा, तैराकी करता रहा, ये मायना है जंग करना, ओके। एज आई कॉट साइड ऑफ द कोस्ट, जो ही मैं, एज आई कॉट, जो ही मैंने पकड़ा। अब साहिल को पकड़ा तो नहीं ना जा सकता, कहने का मकसद है एज आई कॉट, जो ही मैं नज़दीक पहुंचा, उसके कहने का मकसद ये है, ठीक है। साइट ऑफ द कास्ट, क्या नाम है, उसके साहिल के नज़दीक। ए ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप, एक और वेव ने मुझे ऊपर उठाया। एंड कैरी मी आउट, और मुझे ले गया टू द सी अगेन, समुद्र में दोबारा से। देखा स्टूडेंट, एक तो वो 1.5 घंटा जो मैंने आपको इनिशियल एक्सप्लेनेशन में बताया था कि दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग और एंड वेरी ड्रामेटिकल एंड वेरी एडवेंचरस स्टोरी है। तो देखिए, एक वो कह रहा है कि तकरीबन 1.5 वो समुद्री तूफान के साथ लगता, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। फिर क्या होता है कि वो जो ही उसके वो नज़दीक जाता था ना साहिल के साथ, तो समुद्री लहर दोबारा उठाकर उसको दोबारा समुद्र में फेंक देती थी। आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन, मैंने साहिल पर पहुंचने की बार बार कोशिश की। एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाई द रेगिंग सीज अगेन एंड अगेन, और मैं, रेगिंग सीज होगा बिखरी हुई लहरें, गुस्से वाली लहरें। रेगिंग के वैसे गुस्सा होता है, लेकिन लहरों को गुस्सा तो नहीं ना होता, यहाँ पर कहेंगे बिखरी हुई लहरें। और यहाँ पर सीज का वर्ड लिखा हुआ है, बिखरा हुआ समुंदर मीन्स बिखरी हुई लहरें, यानी कि बिखरा हुआ समुंदर उसको वापस समुंदर में ले जाता था। वो क्या होता क्या था, वो बार बार समुंदर की तरफ जाता था, और बिखरा हुआ समुंदर या बिखरे हुए समुंदर की लहरें दोबारा उसको समुंदर में गिरा देती थी। एट लास्ट, आखिरकार जी, आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर, क्या हुआ जी कि मैं साहिल के ऊपर पहुंच ही गया। आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर, कि मुझे शोर के ऊपर फेंका गया। हर्ल्ड का लफ्ज़ से मतलब फेंकना होता है, कि टूवर्ड्स द शोर, मैं जो समुद्र साहिल की तरफ मुझे फेंका गया या मैं साहिल पर पहुंच ही गया। एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द ग्राउंड, और नीचे गिर गया। एग्जॉस्टेड, जब हम बहुत सारा काम करते हैं तो हम कहते हैं यार हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, हम थक गए हैं, चिकना चूर हो गया, तो ये एग्जॉस्टेड ऑन द, और मैं थका हुआ है, एग्जॉस्टेड हुआ रेत के ऊपर, फेल डाउन, गिर गया जी। ओके जी, आते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ जी। आउट स्टार, स्टारों के बगैर, या तो स्टार्स भी लिखा होता तो कोई क्या नाम है, कोई मतलब था, फिर भी हम इसको स्टार, एक स्टारा तो नहीं ना होता स्काई के ऊपर। तो नाइट वाज डार्क, जो रात थी वो बड़ी डार्क थी, अंधेरी थी। विदाउट ए स्टार इन द स्काई, क्योंकि समुद्र के आसमान के ऊपर कोई स्टारा मौजूद नहीं था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था। ये KNOW नो होती है, और इसकी न्यू दूसरी फॉर्म लगी हुई है। एंड आई न्यू, मैं जानता था, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। डेट लाइंग ऑन द सैंड, कि ज़मीन पर पड़े रहने से, लाइंग ऑन द सैंड, ज़मीन पर पड़े रहने से, वुड बी डेंजरस, ख़तरनाक हो सकता है। आई क्रॉल्ड अवे फ्राम द सी, क्रॉल्ड जैसे वो बच्चे, आपको पता क्रॉलिंग करते हैं, जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, ज़मीन के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वो कहते हैं जी मैं रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए, अवे फ्राम द सी, एज फास्ट एज, तेज़ी के साथ समुंदर की तरफ चलता गया, सॉरी समुंदर से दूर चलता गया जितना मैं तेज़ चल सकता था। एंड केम टू सम बुशेस एंड ट्रीज, और मैं कुछ झाड़ियों दरख्तों के नज़दीक पहुंचा। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। देखें ऊपर लिखा हुआ आई न्यू, मैं जानता था, आई न्यू मैं जानता था, नो की दूसरी फॉर्म लगी हुई है। लेकिन जब इसी टेंसेस के फिक्र में
नेगेटिव आ जाए, डिड नॉट आ जाए, तो फिर वही जो वर्ब की दूसरी हालत के बजाय दूसरी फॉर्म के बजाय पहली फॉर्म में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट विल्ड एनिमल्स, इसको विल्ड भी पढ़ सकते हैं, वाइल्ड भी पढ़ सकते हैं, एनिमल जंगली जानवर, देयर वुड बी इन टू द सम बुशेस एंड ट्रीज, मैं नहीं जानता था कि इन दरख्तों में और बुशेस में कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। आई डिड नॉट नो व्हाट विल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द सम बुशेस एंड ट्रीज, मैं नहीं जानता था कि इन दरख्तों और झाड़ियों में कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। इन द फॉर, अच्छा जी सॉरी मैं एक वर्ड को बार बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई डिड नॉट नो व्हाट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट, ये जंगल में कोई जंगली जानवर हो सकता है। सो आई क्लाइम्ड अप, सो मैंने ऊपर चढ़ा, क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ा। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है जी, क्लाइम की दूसरी फॉर्म क्लाइम्ड लिखी हुई है, अप ऊपर। वन ऑफ द ट्रीज, एक दरख्त के ऊपर चढ़ा, दरख्तों में से एक दरख्त के ऊपर चढ़ा, एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल, और मैंने अपने आप को पुरस्कून कर लिया या पुरस्कून पा लिया कि यहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ। बिटवीन टू ग्रेट बुशेस, दो बड़ी झाड़ियों के दो बड़ी ब्रांचेस के दरमियान फिर मैंने अपने आप को कंफर्टेबल फील कर लिया। ओके, देयर आई स्लेप्ट द नाइट, देयर आई स्लेप्ट द नाइट, यहाँ पर मैं पूरी रात सोया रहा। देखें पूरी का वर्ड नहीं है लेकिन मतलब यही निकलेगा, देयर आई स्लेप्ट द नाइट, यहाँ पर मैं रात भर सोया रहा। एज वेल एज आई कुड, जितना मैं सो सकता था, या मैं रात को सोया और इतना सोया कि जितना मैं सो सकता था। इन द मॉर्निंग, सुबह में जी, ठीक है, ये प्रेपोजिशन का भी चले कंसेप्ट है जी कि हमेशा मॉर्निंग में इन इस्तेमाल होता है और ये इन द मॉर्निंग होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है जी, ये प्रेपोजिशन का ज़हन में रखें। आई लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अक्रॉस द सी, समुंदर के पार, एंड देयर वाज आवर शिप, और वहाँ पर हमारा शिप था। ए क्वार्टर ऑफ ए माइल, एक माइल का चौथा हिस्सा, क्वार्टर चौथे हिस्से को बोलते हैं। 1/4 माइल अवे फ्रॉम द शोर, साहिल से 1/4 माइल दूर मैंने अपने जहाज को देखा। ओके, आई केम डाउन द ट्री, मैं नीचे दरख्त के नीचे आया। केम डाउन वही बात आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, मैं नीचे उतरा। एंड फाउंड ए स्टीम, और एक नदी को तलाश किया। वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, ड्रिंक पीना होता है, ड्रैंक पिया, दूसरी फॉर्म लगी हुई है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है कि कम से कम 200-300 साल पुरानी ये स्टोरी है, तो चूंकि पास्ट में लिखी गई है इसलिए हमारी पूरी स्टोरी में पास्ट इंडेफिनिट ही ज़्यादा इस्तेमाल हुए जी। और मैंने क्या किया जी कि एक नदी को तलाश किया, वहाँ पर मैंने ठंडा और ताज़ा पानी पिया। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं नीचे लेट गया और दोबारा सो गया जी। द सन वॉज हाई इन, ठीक हो गया जी। दो द सन वॉज हाई, समुंदर जो सूरज था वो ऊपर था। कहाँ पर ऊपर था? नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी। इन द सन वॉज हाई इन द स्काई, तो ये भी सीख लें जी। इन द स्काई होता है जी, ऑन द स्काई नहीं होता। सूरज ऊपर आसमान में चमक रहा था। इन द स्काई, ये प्रीपोजिशन स्टूडेंट्स याद कर लें। नॉट ऑन द स्काई, इन द स्काई। व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा। वेक इसकी पहली फॉर्म है, वेक अप उठना, और उठा तो वोक अप इसकी दूसरी फॉर्म लगी हुई है। आई रिजॉल्व टू गो आउट टू द शिप, रिजॉल्व होता है दोबारा से किसी चीज़ का हल निकालना, सॉल्व होता है हल करना, री होती है दोबारा से हल करना। री जैसे हम कहते हैं रिवाइज, रिक्रिएट, क्रिएट करना फिर दोबारा से। जब ये री का वर्ड आ जाता है ना किसी भी वर्ड से पहले, वो दोबारा रिपीट करने के मानों में आ जाता है। और यहाँ पर रिजॉल्व का मतलब फैसला करना भी होता है। रिजॉल्व का मतलब फैसला करना भी होता है, ठीक है। और वो भी मतलब होता है, मीनिंग्स होता है जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। रीसॉल्व, आप किसी बच्चे को क्वेश्चन कहते हैं तो आप कहते हैं उसको भी रीसॉल्व करें, दोबारा से सॉल्व करें। एक मैथ का टीचर, आप एक क्वेश्चन हल करके देते हैं तो टीचर आपको क्या देता है भी इसको दोबारा से रीसॉल्व करें। ओके, दोबारा से इसको हल करें। और रिसॉल्व का मतलब फैसला करना भी होता है जी। आई रिजॉल्व, मैंने फैसला किया, टू गो आउट टू द शिप, कि मैं शिप के ऊपर जाऊं। एंड ट्राई, और कोशिश करूं। एंड ब्रिंग बैक सम थिंग्स, और कोशिश करूं वापस लाने की।
विच उस सामान को विच वुड बी यूजफुल टू मी जो मेरे लिए फ़ायदा मंद हो ऑन द आइसलैंड, वो जो समुंदर सॉरी जो वो साहिल था उसको उन्होंने इसको आइसलैंड लिखा हुआ है। इसको आप इसलैंड भी पढ़ सकते हैं, आइसलैंड भी पढ़ सकते हैं। कि मैं समुंदर में दोबारा वो जाऊँ, जहाज़ पे जाऊँ, शिप पे जाऊँ और वहाँ से कुछ ऐसा सामान लाने की कोशिश करूँ जो मुझे इस आइसलैंड के ऊपर मेरे लिए यूज़फुल हो जी। ओके आए जी, एक बहुत आगे दिलचस्प स्टोरी आ रही है जी। फिर वो सामान कैसे लेकर आया देखें, आप सुनेंगे, आपको इंटरेस्टिंग फील होगी। तो स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि आई प्लंग्ड इनटू द सी, मैंने गोता लगाया, मैंने जंप लगाया। वैसे जंप मानो कि जंप लगाने में प्लंग्ड, मैंने समुद्र में गोता लगाया एंड मेड फॉर द शिप, और समुद्र की तरफ शिप की तरफ गया। एट लास्ट आफ्टर ए हार्ड स्विम, आखिरकार एक बड़ी मुश्किल तैराकी के बाद, स्विमिंग के बाद, आई मैनेज टू रीच इट, मैं वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, एंड डिस्कवर्ड ए रोप, और एक रस्से को तलाश किया, हैंगिंग ओवर द साइड, जहाँ पर वह एक साइड के ऊपर लटक रहा था। विद ग्रेट डिफिकल्टी, एक बहुत मुश्किल कोशिश के बाद, आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप, मैंने अपने आप को रस्से के ऊपर खींचा। इसका मतलब यह है कि रस्से के जरिए वो ऊपर गया। ओके, जैसे हम एक रस्सा फेंकते फिर रस्से के जरिए ऊपर जाए ना, तो ये उस सेंस में यूज हुआ है कि मैंने अपने आप को रस्से के ऊपर खींचा एंड रीच द डेक, और डेक के ऊपर पहुंच गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको डेक ही पढ़ेंगे। वैसे उर्दू में अगर आप मतलब जानना चाहते हैं तो उसको तख्ता भी बोलते हैं, और अर्शा, आई थिंक अर्श को इस किस्म का भी वर्ड यूज़ होता है। अब मुझे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता। तो डेक, जहाज़ों में डेक का वर्ड यूज़ होता है जी। मैं डेक के ऊपर पहुंचा। द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड, स्टार तूफान, हैड मैनेज पास्ट परफेक्ट का फिर, हैड डैमेज तबाह कर चुका था, एवरीथिंग हर एक चीज़, तूफान हर एक चीज़ डैमेज कर चुका था, मीन्स तबाह कर चुका था। देर वर ब्रोकन MASTS मस्ट्स, देर वर वहाँ पर क्या था, ब्रोकन मस्ट, MASTS मस्ट। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए समझ लें कि जो कश्ती के ऊपर एक बहुत बड़ा पोल होता है ना, जिसके साथ वो सेल बंधा होता है, बादबान बना होता है, एक दरमियान में पूरा एक मोटा सा पोल होता है, उसको हम मस्त बोलते हैं, जहाँ पर वो रस्से और बाद वगैरह बांधा जाता है जी। ठीक है जी। और वहाँ पर वो जो मस्त था वो टूटा हुआ था, एंड टॉर सेज, वो जो सेज था, वो जो कपड़ा था जो वो हवा के लिए देखने के लिए यूज़ होता है, वो भी फटा, पीसों में टुकड़ा में फटा हुआ था, पीस हुए थे, एंड पीसीज ऑफ द रोप, और रस्से के टुकड़े ऑल ओवर द शिप, पूरे जहाज़ के ऊपर। और पूरे जहाज़ के ऊपर टूटा हुआ मस, क्या नाम है, फटी हुई सेल्स, और जो है रोप, उसके पीसेस पड़े हुए थे। आई वेंट डाउन इनटू द कैबन्स, मैं कैबन्स में गया, नीचे कैबन्स में गया, एंड फाउंड एन एक्स, और वहाँ पर एक कुल्हाड़े को तलाश किया। ऑन द डेक अगेन, मैं दोबारा डेक के ऊपर वापस आया। आई कट द मस्ट एंड रोप्स, फिर उसने अपने हिसाब से, अपने तरीके से उस मस्ट, वो जो बहुत बड़े पोल थे, और रस्सों को अपनी मर्जी से वो काटा, एंड मेड माई सेल्फ ए स्मार्ट, और मैंने खुद से एक स्मार्ट राफ्ट कहते हैं छोटी सी कश्ती को। ठीक है जी। तो एक छोटी सी कश्ती को, राफ्ट को तैयार कर लिया। आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इनटू द सी, आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट इनटू द सी, मैंने इस बात को मैनेज किया कि ये जो राफ्ट है ये समुंदर में चली जाए। ठीक है ना, जब उसने कश्ती बनाई है, ये राफ्ट बनाई है, वो तो डेक के ऊपर बनाई होगी ना, फिर उसने उस राफ्ट को समुंदर में गिराया। ठीक है ना, उसने अब लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैनेज्ड का मतलब यही होगा ना कि उसने किसी तरीके से आस्ता आस्ता किसी भी तरीके से उस राफ्ट को समुंदर में पहुँचाया, इनटू द सी, समुंदर में पहुँचाया, एंड टाई इट टू द वेसल विद ए रोप, और वो जो बैरी जहाज जिसका वो जो तबाह हुआ था, तो उस जहाज़ को भी हम क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं जी। ठीक है, और मैंने उस जहाज़ के साथ जहाज़ से रस्सी के साथ उस राफ्ट को बांध दिया। ठीक होगी बात।
क्या मतलब हुआ कि उसने जो राफ्ट है वो समुंदर में गिरा दी, समुंदर में गिराने का मैनेज कर दिया। जब समुंदर में गिरा दी तो उसने छोड़ा नहीं है, वो तो समुंदर की लहरों के साथ आगे पीछे जा सकती थी। फिर उसने राफ्ट को उसी जहाज जहाँ पर वो गया था, जो तबाह हुआ था, एक रस्से के साथ बांध दिया जी। आई फाउंड सम ऑफ द सीमैन्स बॉक्सेस। सीमैन्स जो जहाज़ के ऊपर, वो जो क्रू के लोग थे, जिसे मैंने पढ़ा जहाज़ का अमला था, वो जो समुद्री लोग थे, हम इसको सीमैन्स ही पढ़ेंगे। उनके बक्सों को ऑन द बोर्ड के ऊपर बक्सों को तलाश किया एंड फिल्ड देम विद स्टोर्स, और उसको मैंने भर दिया किस चीज़ के साथ? ब्रेड के साथ, राइस के साथ और चीज़ के साथ। ओके, ऑल दीज आई पाइल्ड, आई थिंक पिल्ड भी पढ़ा जा सकता है, पाइल्ड भी पढ़ा जा सकता है। ऑल दीज आई पिल्ड या पाइल्ड ऑन टू द राफ्ट, और मैंने इन चीज़ों से, इन तमाम चीज़ों को राफ्ट में रख दिया। पाइल्ड का वैसे मतलब ढेर लगाना भी होता है। आप ये कह सकते हैं कि राफ्ट के अंदर इन बक्सेस का ढेर लगा दिया, या आप क्या कह सकते हैं कि राफ्ट के अंदर आपने इनको रख दिया, तरतीब से रख दिया, जैसे भी है। बात ये है कि इन बक्सेस को उन्हें राफ्ट में रखा एंड हैविंग फाउंड ए ब्रोकन और चप्पू, और कुछ टूटा हुआ चप्पू को तलाश किया। आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वैसल, कास्ट ऑफ होना है कि मैं वैसल से दूर हुआ, कास्ट ऑफ रवाना, कटना, रद्द करना, दूर होने को भी कहते हैं। आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वैसल, वो मैं उस बैरी जहाज से दूर हुआ एंड स्टार्टेड फॉर द शोर, और समुंदर की साहिल की तरफ जाना शुरू कर दिया। व्हेन आई रीच द सैंड, जब मैं सैंड के ऊपर, मतलब मिट्टी के ऊपर, या साहिल के ऊपर पहुंचा। साहिल में सैंड रेत को बोलते हैं ना, तो रेत वही साहिल पर ही होगी ना। जब मैं साहिल के ऊपर पहुंचा या मैं रेत के ऊपर पहुंचा, आई कैरीड द थिंग्स अप ऑन टू द ड्राई लैंड, फिर मैं ये जो चीज़ें थी वो मैं ड्राई लैंड, खुश्क ज़मीन के ऊपर कैरी कर गया जी। स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलॉन्ग द शोर, अगली सुबह मैं जो समुंदर है उसके साथ, उसकी जो साहिल है उसके साथ वॉक करना शुरू की। एंड अप ए लिटिल हिल, और एक छोटे से हिल के ऊपर उसके ऊपर मैंने चढ़ा। फ्राम देयर आई कुड सी डैट आई वॉज ऑन, वहाँ से मैं देख सकता था कि आई वॉज ऑन आइसलैंड, कि मैं एक आइसलैंड के ऊपर मौजूद हूँ। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था, विदाउट ए फ्रेंड, किसी दोस्त के बगैर, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, मैं इस दुनिया में किसी दोस्त के बगैर यहाँ पर प्रिजनर था। देयर वॉज नो वन लिविंग, कोई भी मेरे साथ नहीं रह रहा था, वहाँ पर कोई भी मेरे साथ नहीं था। ऑन द आइसलैंड के ऊपर, बट वाइल्ड बीस्ट, लेकिन सिर्फ जंगली जानवर, मतलब है कि वहाँ पर जंगली जानवरों के अलावा मेरे पास कोई और नहीं था जी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे आई वेंट बैक अक्रॉस द सी, मैं दोबारा समुंदर के ऊपर गया। एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स, और वहाँ पर मज़ीद चीज़ें, मोर स्टोर्स का मतलब जो चीज़ें उन्होंने स्टोर कर दी थी ना, वो मैं मज़ीद लेकर आया। फ्राम द शिप, जहाँ से मैं मज़ीद चीज़ें लेकर आया। एवरी डे आई टॉयल्ड, हर दिन आई टॉयल्ड, मैं मुशक्क़त करता, यानी कि और हर डे वो समुंदर, कहने का मतलब कि हर डेली वो शिप के ऊपर जाता था। आई टॉयल्ड, मैं मुशक्क़त करता। आई ब्रॉट, मैं लाता। टूल्स, मैं आप ये स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ूंगा। आई ब्रॉट टूल्स, वुड, रोप, नेल्स, सेल्स एंड क्लॉथ्स, गन्स एंड एमुनेशन, एमुनेशन बारूद को बोलते हैं जो गन्स में इस्तेमाल होता है। एंड शुगर एंड फ्लोर एंड ब्रेड, तो ये सारी चीज़ें वो कहता है, मैं रोज़ाना जहाँ पर जाता और कोई ना कोई चीज़ें इनमें से मैं वापस लाता स्टोर करने के लिए अपने आइसलैंड के ऊपर, ठीक है। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, एक मैंने लकड़ी के बक्से में मुझे जो गोल्ड और सिल्वर के सिक्के भी मिले। द सनशाइन मेड देम स्पार्कल, वो समुंदर की रोशनी उनको चमका रही थी। मेड देम स्पार्कल, उस समुंदर सूरज की रोशनी में वो चमक रहे थे। व्हाट यूज आर यू टू मी, तुम्हारा मेरे लिए क्या इस्तेमाल है। आई आर से मैंने पूछा, यानी कि वो अब उनसे वो बात कर रहा है, वो सामने सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के पड़े हुए ना, तो उनको कह रहा था कि भाई तुम्हारा मेरे लिए क्या इस्तेमाल है। एवरी वन इन द वर्ल्ड डिज़ायर्स यू, हर एक शख्स दुनिया में तुम्हारी कोशिश करता है। बट भी, लेकिन मैं, चूँकि वो उसको पता था ना कि मैं आइसलैंड में हूँ, तो लेकिन मुझे अब तुम्हारी इसकी क्या ज़रूरत है।
व्हेन आई गॉट बैक टू माई आइसलैंड, वो कहते हैं जब वो दोबारा अपने आइसलैंड के ऊपर गया, यानी कि जहाज़ में उसने ये सारी चीज़ें, शिप में उसने ये सारी चीज़ें देखी, समुद्री वो क्या नाम है सिक्के देखे सिल्वर के। तो उसके बाद वो कहता है जब मैं वापस अपने आइसलैंड की तरफ गया, आई नोटिस डैट द स्काई वाज ब्लैक, मैंने नोटिस किया कि जो वो है जो आसमान है ब्लैक हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्काई वाज ब्लैक, स्काई वो काला नहीं हो, स्काई काला नहीं हो जाता था, मतलब आगे वो लिखा भी हुआ है कि काले जो बादल थे वो आसमान के ऊपर आ जाते थे, इसलिए वो स्काई जो है वो ब्लैक हो जाता था। इसका मतलब ये होता है जैसे हम भी देखते हैं बाज़ दफ़ा दिन होता है और काले बादल आ जाते हैं और अंधेरा छा जाता है, तो वो उसको लेके स्काई वाज ब्लैक। स्काई वाज ब्लैक का मतलब यह है कि समुद्र आसमान पे गहरे बादल आ जाते थे, जिसको वो कहता है कि आसमान ब्लैक था। ओके, ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट, वो कहता है जी बहुत बड़े गहरे बादल, ग्रेट क्लाउड्स गहरे बड़े बादल रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट, मगरब से उड़े। ठीक है, द रेन पोर्ड डाउन, बारिश होना शुरू हुई। आई सा द शिप आउट एट सी राइज, मैंने देखा कि समुद्र में जो जहाज़ है वो ऊपर उठा। एंड देन सिंक बीनीथ ए ह्यूज वेव, और एक बहुत बड़ी वेव के नीचे डूब गया जी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीने के दौरान आई बिजीड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बिजी रखा इन मेकिंग ए हाउस, एक घर बनाने में, विद ए स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड, एक मजबूत मोर्चा बनाने में, राउंड इसके गिर्द, मैंने अपने आप को घर बनाने में और उसके गिर्द मोर्चा बनाने, मजबूत मोर्चा बनाने में अपने आप को बिजी रखा। आई यूज्ड वन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप, मैंने जो शिप से सेल्स वो बादमान जो कपड़ा होता है, मैंने उस सेल्स को इस्तेमाल किया फॉर द रूफ, छत के लिए। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स एंड कैरी देम टू द हाउस, मैंने काटी ट्री ट्रंक्स जो दरख्त की झाड़ियाँ और उसकी जो जड़ें, एंड कैरीड देम टू द हाउस, और उसको अपने घर की तरफ घर में उठाकर लेकर आया। एंड स्लोली बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड, और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत स्ट्रॉन्ग किस्म का मोर्चा बनाया। टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए। ठीक होगी बात जी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत मोर्चा बना दिया जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए। द मंथ्स पास्ड इन द हार्ड वर्क, बहुत सारे महीने गुजर गए इन हार्ड वर्क, सख्त मेहनत में, बहुत महीने सख्त मेहनत में गुजर गए। एंड वन डे, एक दिन, आई सेट आउट, मैं रवाना हुआ टू एक्सप्लोर द होल आइसलैंड। ओके, मैं पूरे आइसलैंड को एक्सप्लोर करूँ, इसको छानबीन करूँ, मतलब इसकी सैर करूँ। मैं एक्सप्लोर करने के लिए, सैर करने के लिए रवाना हुआ। द जर्नी टुक मी 3 days, इस सफ़र ने 3 दिन ले लिए। एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइसलैंड, जब मैं इस आइसलैंड की दूसरी तरफ पहुंचा, आई फाउंड ए डिलाइटफुल वैली, मैंने एक डिलाइटफुल वैली देखी। वैली वादी को बोलते हैं, हम वैली पढ़ लेंगे, हमने एक डिलाइटफुल वैली का मतलब है खूबसूरत, मज़ेदार, पुरस्को, इसलिए हम डिलाइटफुल बोलेंगे। खूबसूरत वैली देखी। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स, वहाँ पर क्या थे, जो होते जो जंगली किस्म के ग्रेप्स, जिसको हम अंगूर बोलते हैं, वहाँ पर जंगली वाइल्ड ग्रेप्स थे और लाइम्स थे, लेमन थे। एंड आई कलेक्टेड ए क्वांटिटी ऑफ दिस, मैंने इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को कलेक्ट किया। एंड टुक दैम बैक टू माई हाउस, उनको अपने घर वापस ले आया। ठीक है जी। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, एक दिन इन द फॉरेस्ट जंगल में, ये भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है लेकिन वो जल्दी में गुजर जाता है, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं कि जहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ हुई है मैं आपको बताता रहूँ। इन द फॉरेस्ट जंगल नॉट फार फ्राम माई हाउस, जी स्टूडेंट्स, इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्राम माई हाउस, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं। आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स, मैंने कुछ वाइल्ड गोट्स को देखा। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन, मैं उनमें से किसी एक को शूट करने लगा था, जस्ट शूट करने लगा था। व्हेन आई सा एट माई फीट ए बेबी गोट, तो जब मैंने अपने पाँव में एक बेबी
अपने पाँव में एक बेबी गोट को देखा। आई पिक्ड इट अप, मैंने इसको ऊपर उठाया एंड कैरिड इट होम विद मी, और इसको अपने साथ घर ले गया। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में, इट बिकेम क्वाइट टेम, ये बिल्कुल सुधर गई, मेरे साथ अटैच होगी। क्वाइट टेम सदाई होगी, मेरे साथ अटैच होगी, सुधर गई। एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड, उसके बाद उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जी स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी लर्निंग के लिए हैं। देखें वो क्या बोलता है। आफ्टर ए ईयर और 2 ऑन द आइसलैंड, 1 या 2 साल उस आइसलैंड में गुजारने के बाद, तो देखें बात कहाँ तक पहुँच गई है कि वो अकेला ही उस आइसलैंड के ऊपर 1 या 2 साल रहा, यहाँ तक जो वो बात आ रही है। तो दैट इज, देखें कि एडवेंचरस लाइफ है या नहीं है। आगे देखें उसने क्या क्या किया जी। आई डिसाइडेड टू मेक ए स्मॉल बोट, आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म की दूसरी फॉर्म लगी है। टू मेक, टू के साथ हमेशा ही पहली फॉर्म यूज़ होती है। स्मॉल बोट, एक छोटी कश्ती, मैंने छोटी कश्ती बनाने का फैसला किया। या आई चूज़ द वुड केयरफुली, मैंने लकड़ी को केयरफुली मतलब है कि सेलेक्ट किया। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी, मैंने उसको काटा। एंड वर्क द टिम्बर, टिम्बर लकड़ी के सामान को बोलते हैं ना, ये जो लकड़ियाँ उसने काटी उसको टिम्बर ही टेक्निकल वर्ड है। उस लकड़ी के जो लकड़ी सेलेक्ट की थी, हम टिम्बर ही पड़ेंगे जी। और टिम्बर के ऊपर काम किया फॉर मैनी मंथ, बहुत सारे महीने, और उन लकड़ी के ऊपर या टिम्बर के ऊपर बहुत सारे महीने काम किया। आई मेड ए सेल फ्राम सम ऑफ द कैनवस, मैंने सेल को बागबान को तैयार किया। फ्राम सम ऑफ द कैनवस, उस कैनवस की मदद से। कैन आई हैड ब्रॉट ऑन द शोर फ्राम द शिप, जो मैं समुंदर से या शिप से साहिल के ऊपर लेकर आया था। तो वो जो कैनवस मुख्तलिफ चीज़ें लाता रहा, उनकी मदद से उसने एक सेल बागबान भी तैयार किया। आई हैड ब्रॉट वन शोर, ये हो गया जी। एंड विद ए गुड वाइंड, और एक अच्छी हवा के साथ, यानी कि तेज़ हवा चल रही होगी। द बोट सेल्ड वेल, जो बोट है वो अच्छे तरीके से सेल होगी, सेल्ड होगी। सेल्ड मतलब उनके ऊपर अच्छे तरीके से जो बागबान है वो बांधा गया, यानी तेज़ हवा चल रही होगी। उस तेज़ हवा की मौजूदगी में वो उसने जो बागबान को कश्ती के साथ टाइट करके बांध दिया। मकसद क्या कि ताकि दोबारा जब तेज़ हवा चले तो ये ख़राब ना हो। आई टॉट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सिखाया। हाउ टू मेक ए पॉट्स आउट ऑफ मड, कि मिट्टी से बर्तन कैसे बनते हैं। एंड हाउ टू मेक दैम हार्ड, और उनको कैसे सख्त। एंड ड्यूरेबल बाई बर्निंग दैम, और उनको कैसे ड्यूरेबल पायदार बनाया जा सकता है। बाई बर्निंग दैम, उनको बर्न करके। तो देखें जी, एक शख्स मेहनत करे तो क्या हो सकता है। पहले उसने कश्ती को तैयार किया, टिम्बर के ऊपर महीनों काम किया, फिर उसने मिट्टी से बर्तन बनाने शुरू किए। ना सिर्फ बर्तन बनाए, फिर इनको हार्ड और ड्यूरेबल कैसे किया जा सकता है उनको जलाया। तो जलाने के लिए भी देखें उन्होंने कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया होगा। कहने का मकसद यह कि एक अकेले शख्स ने वहाँ पर पूरी अपनी एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है जी। आई ग्रीव, देखिए आगे उसमें वो मज़ीद क्या कहता है जी। आई ग्रीव, मैंने उगाए। सम कॉर्न एंड राइस, फसलें उगाई, राइस उगाए। एंड आल्सो सम वीट, और कुछ गंदम उगाई। एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने अपने आप को सिखाया कि ब्रेड कैसे बनाई जाती है। माई लाइफ ऑन द आइसलैंड वॉज वेरी हैप्पी वन, वॉज ए हैप्पी वन, मेरी जो ज़िंदगी थी वो आइसलैंड के ऊपर बहुत खुश थी। आई हैड ए गुड हाउस, मेरे पास अच्छा घर था। प्लेंटी टू ईट, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए थी। एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, और बहुत ज़्यादा काम करने के लिए था। वन डे, एक दिन, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर, मैं सारे समुद्र के साथ चल रहा था। थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सीज, अपने जो समुद्र के पार अपने घर के मुतलिक मैं सोच रहा था, यानी कि वो अपना ज़ाती घर जहाँ से वो आया था। तो समुंदर के पार अपने ज़ाती घर के मुताबिक सोच रहा था। वैन आई सडनली लुक डाउन, जब मैं अचानक नीचे देखा। देर ऑन द सैंड, वहाँ पर एक रेत के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, वहाँ पर रेत के ऊपर मेरे सामने, वाज ए क्लियर फुटप्रिंट, एक क्लियर फुटप्रिंट, एक पाँव का निशान मौजूद था। इट वॉज नॉट माइन, ये मेरा नहीं था। बट द फुटप्रिंट ऑफ एन अदर मैन, लेकिन यह फुटप्रिंट किसी और शख्स का नहीं था। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी डियर स्टूडेंट्स। तो आगे क्या लिखा हुआ है जी, ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉबिन्सन क्रूज,
ये रॉबिन्सन क्रूज एक स्टोरी है, ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है बाय द डोनाल्ड डेफो, डैनियल डेफो। ठीक है, डैनियल डेफो इसका राइटर है, उसने रॉबिन्सन क्रूज की एक स्टोरी बनाई है, वहाँ से इतने पोर्शन को एक्सट्रैक्ट किया गया है जो उन्होंने आपके लिए पेश की है जी। जी स्टूडेंट्स, how you feeling about the story? I think which I have said about the story कि इसमें डेंजरस भी है, इसमें ख़तरनाक बातें भी हैं, इसमें इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, इसमें क्या कहते एडवेंचरस भी है कि एक शख्स एक आइसलैंड के ऊपर, एक जजीरे के ऊपर चला जाता है तो वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। तो एक बेहतरीन स्टोरी। तो अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ें तो आप सुनकर हैरान होंगे स्टूडेंट्स कि ये उस जजीरे के ऊपर कोई 30 to 35 ईयर्स उसने स्टे किया है। कितनी हैरानकुन बात है। इस बात का इसका स्टोरी में जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी पूरी स्टोरी सुने तो इस आइसलैंड के ऊपर ये तकरीबन 30 to 35 ईयर्स स्टे करता है। एक अकेला शख्स जिसने पूरी रंगीनी के साथ वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई, फ्रूट उगाया, बर्तन बनाने शुरू किया, अपना घर बनाया, मोर्चा बनाया और उसने अकेले 30-35 साल गुजारे। तो कितनी खूबसूरत लाइफ होगी जो वो कहता है कि मैंने वहाँ पर बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है। तो एक बड़ी कर्जियस स्टोरी है, एक बड़ी इनर्जेटिक स्टोरी है, एक अंदर एनर्जी पैदा करती है कि एक शख्स अगर हिम्मत चाहे तो अकेला भी अपनी ज़िंदगी को संभाल सकता है। ओके जी। और एक बात यह थी कि 30-35 ईयर्स की उसने गुजारी। फिर जो मैंने इसकी मज़ीद स्टोरी के मुतालिक सुना है कि ये फिर वापस अपने घर चला जाता है। वो ब्राज़ील को कोई इलाका जहाँ से इसने अपने कुछ काम शाम शुरू किए थे, वो अपने घर में रहना शुरू करता है, पैसे इकट्ठे करना शुरू करता है। फिर इसका दिल करता है कि मैं उस आइसलैंड के ऊपर जाऊँ। जब फिर उस अपने आइसलैंड के ऊपर जाता है जहाँ से ये अपने घर जाते हैं 30-35 ईयर्स के बाद, जब घर जाते हो तो फिर कुछ अर्से के बाद ये वापस उस आइसलैंड के ऊपर जाता है। तो वहाँ पर फिर वो देख कर हैरान रह जाता है कि वहाँ पर अब दुनिया आबाद हो चुकी। दुनिया में वहाँ पर कोई गांव आबाद हो चुका था, लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए थे। क्यों? ये एक घर छोड़ कर गया ना, ठीक है, वहाँ पर फसलें भी उगी थी, ज़मीन जरखेज़ हो गई, कोई ना कोई लिविंग इन्वायरमेंट बन गई थी। वहाँ से फिर गुजरने वाले जो जहाज़ होंगे, शिप्स होंगी, और जो बहरी बेड़े होंगे, और जो तजारती हवाई जहाज़ होंगे जहाँ से गुजरते होंगे, तो वो जो उसने 30-35 साल में एक साइट बनाई थी, ठीक है, तो वो लोगों को दूर से नज़र आती होगी कि यहाँ पर लोग कोई रह कर गया है। तो वहाँ पर लोगों ने फिर स्टे करना शुरू कर दिया, वहाँ पर लोगों ने फिर रहना शुरू कर दिया। तो कोशिश करें, अगर आप गूगल के ऊपर जाते हैं या यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो लिखें स्टोरी ऑफ द रॉबिन्सन क्रूज, तो वो पूरी की पूरी स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में कोई ना कोई लेक्चर दे रहा होगा इस स्टोरी से हट के कि रॉबिन्सन क्रूज की पूरी स्टोरी क्या है। तो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यही समझेंगे आप अपने दादा अबू से या दादी अम्मा से आपने एक एडवेंचरस स्टोरी सुनी है, फिर अपने बच्चों को सुनाइएगा जी। ठीक है जी, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू, और अपनी दुआ में याद रखिएगा।